हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो अपकमिंग एलडीसी 30% का एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे आपसे दो सेक्शन प्राइमरली डिस्कस करूंगा। वन इज राजभाषा सेक्शन एंड अनदर इज एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, in which article of the Indian Constitution Hindi in Devanagari script is declared as the official language of union? It is very important। आप सबको पता होगा यहाँ पे कि जो हमारा आर्टिकल 343 क्लॉज 1 है, ठीक है, जो प्राइमरली डील करता है हिंदी न देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो यह जो है पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर जो है टोटल अंडर आर्टिकल 343 से 351 तक के आर्टिकल डील होते हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। पूछा जा रहा है यहाँ पे, एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हैज टू एक्वायर द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन ऑर्डर टू नोटिफाई अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन द गजट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस को गजट में नोटिफाई करने के लिए कितने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ को वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना इंपॉर्टेंट है एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है, इसके अंदर टोटल जो रूल हैं दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ रूल्स आर 12। टोटल 12 रूल हैं, ठीक है। टोटल जो रूल्स हैं वो 12 हैं। अब 12 रूल्स जो हैं, एक तो ये पॉइंट आता है, फिर पूछता है कि इसके अंदर जो ये रूल बनाए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। तो ये अमेंडमेंट जो है 3 टाइम्स हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अमेंडमेंट जो हुआ है वह सबसे पहली बार 1987 में हुआ, फिर दूसरी बार जो हुआ वह 2007 में हुआ और तीसरी बार हुआ 2011 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे, मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी का मतलब क्या होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 2 टर्म आते हैं, एक प्रोफिशिएंसी इन हिंदी आता है, ठीक है, दैट इज़ रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10। तो ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वन इज़ द प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। और दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी दैट इज़ रूल नंबर 10 एंड प्रोफिशिएंसी इन हिंदी दैट इज़ रूल नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है रूल नंबर 10 की बात की जा रही है। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, कोई भी एम्प्लॉय है उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है, उसकी जो शर्तें हैं वो रूल नंबर 10 क्लॉज 1 में है, ठीक है, कि किस शर्त पर जो है तो उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसने मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एक सब्जेक्ट के साथ जो है तो उसको पास कर लिया हो, तो उसको जो है तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी माना जाएगा। या उसने प्रज्ञा एग्जामिनेशन को पास कर लिया हो तो उसको जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी माना जाएगा। या उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया हो तो इस केस में जो है तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी उसको माना जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज, एक रूल आता है रूल 10 क्लॉज 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर यह जो क्वेश्चन है यही लिखा हुआ है और इसमें जो परसेंटेज जुड़ जाता है वह 80%, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस को गजट में नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर उसके 80% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आ गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है और इसका रूल 10 क्लॉज 2 है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, अंडर विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 एन एम्प्लॉय में सबमिट एन एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी और इंग्लिश एंड एनी एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन रेफर टू above when made और signed in हिंदी shall be replied to in हिंदी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन जो है तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 का पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 बेसिकली रूल नंबर 5 जो डील करता है दैट इज रिप्लाइज टू कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन हिंदी में आपको मिला है उसका रिप्लाई कैसे देना है, ठीक है। अगर कोई कम्युनिकेशन जो है आपसे हिंदी में किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, तो उसका रिप्लाई जो है वह हमेशा हिंदी में ही देना होगा। तो हिंदी में किए गए कम्युनिकेशन, हिंदी में किए गए कम्युनिकेशन का जो रिप्लाई है, ठीक है, दैट मस्ट बी इन हिंदी, ठीक है। तो ये पॉइंट है दैट इज अंडर रूल नंबर 5। ओके, रूल नंबर 10 मैंने आपको अभी बता दिया। रूल नंबर 10 के अंदर जो है दैट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। अब बचा क्या, एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर करें तो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 राइट आंसर दैट इज एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो रूल नंबर 7 के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन, इनकी बात करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर। तो आपको पता है कि भारत के जो गृह और सहकारिता मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह, वह इसके अध्यक्ष होंगे या चेयरमैन होंगे। ठीक है, सो यूनियन होम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स कम्स अंडर रीजन ए? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे तो राजस्थान इसका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। गुजरात है यह जो है तो रीजन बी का पार्ट है, कर्नाटका रीजन सी का पार्ट है और राजस्थान रीजन ए का पार्ट है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है एन एम्प्लॉय हु वर्क्स इन रीजन सी एंड रिकॉर्ड्स अ नोट। सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट नोटिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो नोटिंग है उसको लेके जो है तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पे, ऑप्शन दिया गया है सबसे पहला कि an employee who works in the region C and records a note or minute on a file in Hindi is required to furnish a translation thereof in English language. ओके, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हिंदी है तो उसका जो रिप्लाई होगा दैट मस्ट बी इन हिंदी। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो ये ऑप्शन जो होगा दैट इज़ नॉट करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट है an employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in other language. Correct. No central government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for an English translation of any document in Hindi except in case of documents of legal or technical nature. It is very important. A central government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for English translation of any document in Hindi. No. So that is ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, इट इज करेक्ट ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट प्राइज ऑफ राजभाषा गौरव पुरस्कार अवार्ड फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी और ऑन नॉलेज एंड साइंस बेस्ड सब्जेक्ट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा राजभाषा गौरव पुरस्कार जो है बेसिकली इसके अंदर जो है तो जो नॉलेज एंड साइंस बेस्ड सब्जेक्ट को हिंदी में लिखने के लिए जो फर्स्ट प्राइज़ मिलता है वह कितना मिलता है? 2 लाख रुपए मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है और मेमेंटो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड प्राइज़ होता है दैट इज़ 1,25,000 रुपये, दैट इज़ सेकंड प्राइज़ होता है। 1,25,000 रुपये होता है, सर्टिफिकेट और मेमेंटो होता है। और 75,000 रुपये जो होता है इसका, ठीक है, 75,000 रुपये दैट इज़ थर्ड प्राइज़ होता है। ठीक है, थर्ड प्राइज़ 75,000 रुपये, सर्टिफिकेट और मेमेंटो। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विच आर द करेक्ट अबाउट ई महाशब्दकोश? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है अ डोमेन बेस्ड बाई लैंग्वेज बाई डायरेक्शनल हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी विद प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट these dictionaries provide a prevalent pronunciation and information of Hindi words, phrases, inflated forms, uses and description of words developed by CDAC and facility to search within a search list of words. So all options are correct. It is very important. ई महाशब्दकोश इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दैट इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। इसको CDAC ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा जा रहा है Under Article 348 Clause 2 of the Indian Constitution, which are the following high courts has been granted authorization by governor of states concerned with the president's consent to use Hindi as the language of judicial proceedings? It is very important. ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कि आर्टिकल 348 क्लॉज 2 के अंदर जो है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को पावर दी गई है कि विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी वह हिंदी लैंग्वेजेस में कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे या रीजनल लैंग्वेज में जो है तो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो है तो किन किन राज्यों में जो है यह प्रोसीडिंग्स अभी करंट में चालू है इसकी बात की जा रही है। तो टोटल जो है तो अभी 4 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया गया है इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और ये चारों हिंदी भाषी राज्य हैं, लाइक है MP और UP और बिहार और राजस्थान। ठीक है, तो इन चारों जगह पे जो है तो अभी एट प्रेजेंट MP, UP, बिहार और राजस्थान यहाँ पे जो है
हिंदी लैंग्वेज में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। तो इलाहाबाद हो गया, दैट इज़ यूपी, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो है तो नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे होती है, तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जगह पे होगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर यहाँ पे ऑप्शन में बिहार भी होता अगर, दैट इज़ पटना हाई कोर्ट, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें से कितने लोकसभा के होते हैं और कितने राज्यसभा के होते हैं। काफ़ी घिसा पीटा क्वेश्चन है और आप सबको आएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे कि टोटल जो है 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में से 20 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा होते हैं और 10 मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक राजभाषा जैसे आयोग है, आपको याद होगा। ठीक है, राजभाषा आयोग का जो गठन है, राजभाषा आयोग हिंदी में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका जो गठन है वह 7 जून 1955 को किया गया, 1955 को किया गया। और यहाँ पे एक टर्म आता है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग जो है तो गृह मंत्रालय के अंदर एक स्वतंत्र विभाग है, वह करता है। और यह जो है यह 26 जून 1975, ठीक है, को इस्टेब्लिश किया गया, 26 जून 1975। तो 2025 जो है दैट इज़ व्हाट 50 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए अपने इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजभाषा विभाग का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें 2025 में कितने साल इसने कंप्लीट कर लिए। तो ये 50 वर्ष जो है तो कंप्लीट कर लिए। तो इसको आपको याद रखना है कि इस विषय पर जो है तो माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय ने जो है तो यहाँ पे इसके उपलक्ष्य में कुछ प्रोग्राम जो है तो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जो 14 सितंबर 25 का जो राजभाषा आयोग के लिए जो मतलब हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस, उसका जो सेलिब्रेशन किया गया था, ठीक है, उसको भी याद रखना है आपको। और साथ में 5th ऑल इंडिया जो राजभाषा का समिट हुआ है, ठीक है, वह आपका कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, गांधीनगर गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 डील्स विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय एवरी रेलवे सर्वेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है रूल 3A, रूल 3B और रूल 3C, नन ऑफ द अबव। ओके, तो रूल 3A दैट इज व्हाट प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। कहने का मतलब हर एक रेलवे सर्वेंट जो है उसको क्या होना चाहिए, अपनी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, डिस्कर्टियस नहीं होना चाहिए। ये सब बोला जा रहा है कि मतलब जो है तो जानबूझकर किसी काम को डिले करना, या कोई काम आपको दिया गया है तो उसे किसी और को डेलीगेट करना विलफुली मैनर में, ये सब नहीं होना चाहिए। दिस फिर रूल 3B जो है दैट इज़ व्हाट ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट की जो बताई गई पॉलिसीज़ हैं, जो भी इशू की गई पॉलिसीज़ हैं, तो उसको जो है तो फॉलो करना है। लाइक सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एज ऑफ मैरिज जो है 21 ईयर्स है लड़के की, तो ठीक है, तो एज ऑफ मैरिज हो गई। ठीक है, या सपोज बोल दिया कि जो आपको इन्वायरमेंट है उसका प्रिजर्वेशन करना है। ठीक है, या बोल दिया आपको कि वाइल्ड लाइफ और जो कल्चरल हेरिटेज है उनका प्रोटेक्शन करना है, तो इन सब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करना। ओके, दैट इज़ रूल 3B हो गया। रूल 3C जो है बेसिकली वह क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, की जो सेक्सुअल हरासमेंट है, ठीक है, ऑफ वर्किंग वीमेन का, ठीक है, उनका प्रोहिबिशन। ठीक है, वर्किंग वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। ठीक है, तो इस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हमारे वर्क प्लेस पे कंडक्ट क्रिएट करना है हमें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन भी किया गया है, दैट इज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस हो गया, डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, ओके, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, etc। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोवाइड्स दैट एवरी रेलवे सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट टू एनी वुमेन एट अ सच वर्क प्लेस। अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ठीक है, तो रूल 3A क्लॉज B, रूल 3B क्लॉज 2,
रूल 3C क्लॉज 2। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल 3C क्लॉज 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, रूल 3C क्लॉज 2, इसके अंदर लिखा हुआ है दैट इज एवरी रेलवे सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट टू एनी वीमेन एट अ वर्क प्लेस। ओके, और यहीं पे जो रूल 3C क्लॉज 1 है, रूल 3C क्लॉज 1, इसके बारे में अगर बात करें तो नो रेलवे सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तो बोल दिया कि किसी भी रेलवे सर्वेंट को इंडल्ज ही नहीं होना है, ठीक है। नो रेलवे सर्वेंट शैल इंडल्ज, ओके, शैल इंडल्ज मतलब आपको उस झमेले में पड़ना ही नहीं है, दैट इज़ रूल नंबर 1। और फिर रूल नंबर 2 जो है तो इंचार्ज के लिए हो गया, दैट इज़ 3C क्लॉज 2 जो है दैट इज़ 2 नंबर। उसमें यह बोला गया कि जो भी वर्क प्लेस का इंचार्ज है, ठीक है, वो इसके लिए बोला गया इंचार्ज ऑफ द वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, है ना, उसको ऐसा स्टेप लेना है कि वहाँ पे जो है इस तरह का वातावरण ना हो। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूल 17 इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूल नंबर 17 की बात करें अगर तो बेसिकली यह इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस को लेके है। रेलवे सर्वेंट शैल मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स एज टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेटनेस और इंसॉल्वेंसी, ठीक है। वो बार बार मतलब वो कर्जा ना मांगे या फिर वो दिवालिया ना हो जाए, ऐसा कुछ उसको अवॉइड करना है। ओके, तो यहाँ पूछा जा रहा है दैट इज a railway servant desire to seek the benefit of insolvency act shall apply to head of the department for permission to file a schedule in a court of law, correct. A railway servant who seeks the assistance of insolvency court without the previous permission of the competent authority is liable for removal from service, correct. A railway servant who is arrested for debt is liable for dismissal, correct. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिसमिसल के लिए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस के लिए ये पॉइंट जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ़ अ मोइटी ऑफ अ पे ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज फ्रिक्वेंटली अटैच्ड फॉर डेट हैज़ बीन कंटिन्यूसली सो अटैच्ड फॉर अ पीरियोडिक एक्सीडिंग 2 years, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर डिसमिसल, that he is liable, so it is not correct. So option 1 2 3 that is correct. ओके, तो यदि कोई रेलवे कर्मचारी दिवालियेपन अधिनियम का लाभ लेना चाहता है तो उसे न्यायालय में अनुसूची दाखिल करने के लिए अपने विभागाध्यक्ष को आवेदन करना होगा। यदि कोई रेलवे कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिवालियेपन न्यायालय की सहायता चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। और यदि कोई रेलवे कर्मचारी ऋण के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट्स of railway servant from subletting of government accommodation allotted to him. It is very important. Rule 16 clause 1, Rule 17 clause 1, Rule 15A clause 1. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल 15A clause 1. ओके, रूल 15A clause 1 दैट इज सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटेड टू हिम, उसको नहीं करना है ऐसा। रूल 16 बेसिकली दैट इज इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग को लेके है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग इसको लेके जो है तो रूल 16 क्लॉज 1 है। और रूल 17 जो है अभी आपसे डिस्कस किया दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस को लेके है, ठीक है। और रूल 15 की बात करें अगर तो रूल 15 और रूल 15A, ओके। तो रूल 15 जो है बेसिकली रूल 15 इज प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। और वहीं जो 15A है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 15A that is what subletting, okay, subletting and vacation of government accommodation, okay. तो रूल 15 क्लॉज A क्लॉज 1 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 प्रोवाइड्स दैट एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल द टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट सर्वेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल रूल है, ठीक है। तो रूल 3 क्लॉज 1, रूल 3 क्लॉज 2, रूल 3 क्लॉज 3 और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पढ़ा होगा आपने। रूल 3 क्लॉज 1 जो है बेसिकली रूल 3 दीज आर द जनरल रूल्स
ठीक है। दीज आर द बेसिकली ये जो है तो सभी जनरल रूल हैं जो हर एक रेलवे सर्वेंट्स को फॉलो करने हैं। एंड इसके अंदर जो रूल 3 क्लॉज 1 है, रूल 3 क्लॉज 1, इसके अंदर ये पॉइंट्स जो है तो कवर किए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ रूल 3 क्लॉज 1 जो है, ठीक है, यह बोलता है कि मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। रूल 3 क्लॉज 2 दैट इज़ डिवोशन टू ड्यूटी। रूल 3 क्लॉज 3 दैट इज़ बेसिकली अगर बात करें दैट मीन्स सॉरी मैं रोमन में लिख देता हूँ, ये 3-1 3-2 3-3 बेसिकली ये रूल 3-1 के अंदर ही हैं, ठीक है। दैट इज़ डिवोशन टू ड्यूटी एंड नथिंग दैट इज़ अनबिकमिंग टू रेलवे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर व्हेन द रिक्वायर्ड इज रिक्वेस्ट इज सपोर्टेड बाय अ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इस केस में जो है तो उसको 6 महीने का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है, ठीक है, फॉर टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट हैज़, जिसने कि 1 साल कंप्लीट कर लिया है और बाय मेडिकल सर्टिफिकेट सपोर्ट में जो है तो उसको टोटल 6 मंथ्स का यहाँ पे EOL दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे सर्वेंट नॉट डिजायरस of encashment of leave on average pay at his credit at time of retirement on superannuation only can apply. The leave that can be granted shall not exceed 300 days and the leave period may include LAP together with LHAP. Extraordinary leave can also be availed as leave preparatory to retirement. It is very important. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वह बेसिकली लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट को लेकर पूछा गया है। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ऐसे रेलवे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा औसत वेतन पर छुट्टी के नकदीकरण के इच्छुक नहीं है वे केवल सेवानिवृत्ति पर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा दी जाने वाली छुट्टी 300 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। छुट्टी की अवधि में LAP और LHAP को शामिल किया जा सकता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति से पहले छुट्टी के रूप में असाधारण छुट्टी का भी लाभ उठाया जा सकता है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है तो यही केवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज द पीरियड ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो आप सबको पता होगा चाइल्ड एडॉप्शन लीव दैट इज ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, और इस केस में ऑफ चाइल्ड अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ये कीवर्ड्स हैं और यह मिलता है कितना, दैट इज 180 डेज, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ नोट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर एन एम्प्लॉय हु रिजाइंस और डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम रेलवे सर्विस टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट। तो आप सबको बताया है मैंने कि 1 मंथ का ही टाइम जो है तो उसको मिलता है, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है वह रिजाइन करता है या डिसमिस होता है या रिमूव्ड होता है इस केस में, तो उसको नॉर्मल रेंट पर रहने के लिए जो है तो रेलवे केवल 1 मंथ का ही मोहलत देता है, ठीक है। ओनली 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच अमंग द ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CP ग्राम्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन जो है तो CP ग्राम्स को लेकर करेक्ट है, ठीक है। इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू सिटीजन्स 24/7 टू लॉज देयर ग्रीवांसेस टू द पब्लिक अथॉरिटीज ऑन एनी सर्विस डिलीवरी, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, to lodge their grievances to the public authorities on any service delivery. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है गवर्नमेंट सर्वेंट यूजिंग दिस पोर्टल फॉर सबमिटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ हिज सर्विस रिलेटेड ग्रीवांसेस बाय पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. Anyone interested in seeking information under RTI Act 2005 can use this portal. Person can raise issues on religious matter also. तो it is very important. सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पे CP ग्राम्स, ठीक है। CP ग्राम्स जो है बेसिकली इसकी जो मॉनिटरिंग है वो है आपका DARPG, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो है इसके द्वारा की जाती है, ठीक है।
और यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि भारत की जो सिटीजन्स हैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहता है टू लॉज देयर ग्रीवांसेस, अपने जो भी शिकायतें हैं टू पब्लिक अथॉरिटीज़ से ऑन द सर्विस डिलीवरी। आपकी जो सर्विस डिलीवरी को लेकर पब्लिक अथॉरिटी से कोई शिकायत है तो वो आप कर सकते हैं, आपके लिए खुला मंच है। दूसरा ऑप्शन जो है तो ये करेक्ट है। गवर्नमेंट सर्वेंट यूजिंग दिस पोर्टल फॉर सबमिटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ हिज सर्विस रिलेटेड ग्रीवांस बाई पासिंग द प्रिस्क्राइब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आप जो अपना प्रिस्क्राइब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बाईपास करते हुए अगर आप जो है तो यहाँ पर कुछ सबमिट कर रहे हैं अपने सर्विस रिलेटेड ग्रीवांसेस, ठीक है, तो इस केस में आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सर्विस रिलेटेड मैटर आपके एंटरटेन नहीं किए जाएंगे और आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जा सकता है। Next, anyone interested in seeking information under RTI Act 2005 can use this portal. It is totally wrong. Person can raise issues on religious matter also. It is cannot also. So option number 1 and 2 is the correct only. Okay, so option A is the right. सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे कि CP ग्राम्स का यूज़ कहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो CP ग्राम्स में जो है बेसिकली कौन से इशूज़ हैं टेकअप नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले RTI मैटर्स। ओके, जो RTI मैटर्स हैं उनको टेकअप नहीं किया जाता, या पोर्टल RTI मैटर्स के लिए नहीं है। दूसरा आपके जो कोर्ट रिलेटेड मैटर हो गए, ओके, सो कोर्ट रिलेटेड ऑब्लिक सब जुडाइस मैटर्स, इनको भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तीसरा आपके रिलीजियस मैटर हो गए, सो रिलीजियस मैटर्स विल ऑल्सो नॉट इंटरटेन। और चौथा मैंने आपको बताया अभी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ग्रीवांसेस सर्विस को लेके, ठीक है, सो ग्रीवांसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, कंसर्निंग टू देयर सर्विस, कंसर्निंग टू देयर सर्विस मैटर्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, इनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, जिसमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको CP ग्राम्स के लिए कि यहाँ पे एक ऐप है दैट इज़ उमंग ऐप। ठीक है, इस उमंग ऐप को जो है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह उमंग ऐप, यह बेसिकली यह वेब पोर्टल है आपका, ठीक है, दैट इज़ CP ग्राम्स। और ऐप में अगर देखना है आपको एंड्रॉयड ऐप में, यह जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर सेम यही काम करेगा। ऐप के फॉर्म में उमंग ऐप आप देखेंगे अगर, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर एवरी मिनिस्ट्री और स्टेट्स जो है तो सभी लोग जो है तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CP ग्राम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है दैट इज विथ रिगार्ड टू पार्शियल विड्रॉल अंडर NPS विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। सब्सक्राइबर शुड बी इन NPS एटलीस्ट फॉर 3 years. Withdrawal amount will not exceed 25% of the contributions made by subscriber. Withdrawal can happen maximum of 3 times for specified reasons. Subscribers have the option for submitting partial withdrawals request offline with self declaration to the associated nodal officers oblique POPs. तो यहाँ पे बात करते हैं NPS की। तो NPS में जो है अभी जो हमारा PFRDA है, PFRDA रेगुलेशन 2015, ठीक है, इसके द्वारा जो है तो दिसंबर 2025 में जो NPS को लेके कुछ सुधार जो है दैट मीन्स व्हाट अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज सब्सक्राइबर शुड बी इन NPS एटलीस्ट फॉर 3 years, इट इज़ करेक्ट। Withdrawal amount will not exceed 25% of the contribution made by the subscriber, that is also correct. Withdrawal can happen maximum of 3 times for the specified regions. तो ये जो 3 times है, इस 3 times को अभी कितना कर दिया गया है, दैट इज़ 4 times। कितना कर दिया गया है, दैट इज़ 4 times। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पहले जो है यह 3 times हुआ करता था, दैट इज़ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन। यह जो फ्रिक्वेंसी थी दैट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्शियल विड्रॉल, यह 3 times थी, और इसको जो है तो अभी कितना कर दिया गया है, 4 times कर दिया गया है। और इसके बीच में जो इंटरवल रखा गया है, यह 4 बार जो है आप कितने इंटरवल्स में निकाल सकते हैं, दैट इज 4 years, ठीक है, बिटवीन 2 विड्रॉल्स। तो 4 साल का यहाँ पे ब्लॉक पीरियड दिया गया है विड्रॉल्स। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपको 4 बार मौका मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो ब्लॉक पीरियड है वह कितना रहेगा, दैट इज 4 year का रहेगा। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इंटरवल जो है तो स्पेसिफाइड नहीं था,
दो ब्लॉक मतलब दो विड्रॉल के बीच में, सपोज विड्रॉल यहाँ पे 2004 में या सपोज 2025 में हुआ, तो दैट इज़ आफ्टर 2029 के बाद विड्रॉल पॉसिबल होगा, नेक्स्ट विड्रॉल जो होगा। ठीक है, तो जो इसको अभी जो है तो 4 साल कर दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको याद करने वाली बात है। इसके अलावा एक जो टर्म आ रहा है यहाँ पे स्पेसिफाइड रीजन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेसिफाइड रीजन जो है तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रीजन में जो है तो आपको विड्रॉल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो विड्रॉल करने का मौका मिलेगा दैट इज व्हाट परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, तो आपका जो रेसिडेंशियल हाउस है, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस को परचेस करना या कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए जो है तो आपको विड्रॉल करने का मौका मिलेगा, और यह केवल वन टाइम विड्रॉल होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें अभी रिसेंट में इसको ऐड कर दिया गया कि ये केवल एक बार ही इसके लिए विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप 3 बार या 4 बार जो है तो विड्रॉल करके घर बना रहे हैं। तो रेसिडेंशियल हाउस के नाम पे अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो इसका जो मौका है केवल एक बार मिलेगा आपको। इसके बाद है, ये मैं बात कर रहा हूँ बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज और सुपर एनुएशन जो भी आपका बाद में हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाइड रीजन्स। तो सबसे पहला कि आपको जो रेसिडेंशियल हाउस है आपको परचेस करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा, आपको कोई इलनेस हो गया है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, सो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जो है तो यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉल का मौका मिलेगा। तीसरा जो केस था आपका, पहले था स्किल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए जो था, स्किल डेवलपमेंट या रीस्किलिंग के लिए या सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए था, इसको भी हटा दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अभी। और चौथा जो था कि स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने के लिए था। ठीक है, कि स्टार्टअप को स्टैब्लिशमेंट करना, स्टैब्लिशिंग का स्टार्टअप और ऑन वेंचर, इसको भी अभी हटा दिया गया है। ओके, तो अब इसके लिए जो है तो आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट या स्टार्टअप के लिए। और यहाँ पे एक नया पर्पज ऐड कर दिया गया है दैट इज सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑफ सब्सक्राइबर टेकन फ्रॉम अ रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट लियन और चार्ज ऑन एनपीएस अकाउंट। तो अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, इसको जो है तो ऐड किया गया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड रीजन्स को भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो वीडियो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।